ब्रिक्स में मेंबरशिप लेने के बाद अब इंडोनेशिया ने भारत के साथ क्या ब्लंडर किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने कौन से एयरक्राफ्ट्स के लिए भारत को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया है और ये 50% का क्या मामला है, तेजस फाइटर जेट को लेकर डीआरडीओ ने क्या क्लेम कर लिया है जो फ्रांस और भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स में बहस तेज हो गई है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के कौन से रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। एंड इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हॉकी के एशिया कप के बारे में जो भारत होस्ट कर रहा है। हॉकी का एशिया कप अगले महीने 27 अगस्त को शुरू होना है और 7 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद जूनियर हॉकी का वर्ल्ड कप भी भारत ने नवंबर-दिसंबर महीने में होस्ट करना है। कुछ हफ्ते पहले भारत ने पाकिस्तान के प्लेयर्स को एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए भारत का वीजा दे दिया था और भारत पाकिस्तान के प्लेयर्स को आने की परमिशन दे रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान से न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपनी हॉकी टीम को भारत में मैचेस खेलने की सिक्योरिटी क्लियरेंस ना देने का फैसला किया है, यानी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स भारत नहीं आएंगे। भारत को फ्यूचर में कई सारे एथलेटिक टूर्नामेंट्स और चैंपियनशिप को होस्ट करना है। हम कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गेम्स के लिए भी बिड कर रहे हैं, इसलिए अगर पाकिस्तान भारत नहीं आता है तो फिर उन गेम्स की होस्टिंग राइट्स भारत को मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंतजाम करने की मांग कर सकती है और हो सकता है कि भारत उनको मान भी जाए। अभी भी टूर्नामेंट को 1 महीने से ज्यादा का समय बाकी है। अब देखना ये होगा कि एंड मोमेंट के ऊपर पाकिस्तान अपने हॉकी प्लेयर्स को भारत भेजने की परमिशन देता है या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एप्पल कंपनी को लेकर। सबसे पहले आप ये एप्पल आईफोन 17 की लीक्ड पिक्चर्स देखिए। न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद एप्पल कंपनी ने भारत में अपने अपकमिंग आईफोन 17 की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कर दिया है। फॉक्सकॉन कंपनी ने चाइना से कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करके भारत में लाकर यहां पर आईफोन 17 के मॉडल्स मैन्युफैक्चर और असेंबल करना स्टार्ट कर दिया है। आईफोन 17 2 महीने के बाद सितंबर में लॉन्च होना है, इसलिए एप्पल कंपनी भारत में इसकी जोरों शोरों से स्टॉक्स इकट्ठा कर रही है और यहाँ से फिर ये आईफोन 17 और इसके अलग अलग मॉडल्स अमेरिका और दूसरी मार्केट्स में एक्सपोर्ट होंगे। न्यूज आ रही है कि एप्पल कंपनी लॉन्च से पहले अपने प्रो मॉडल्स भी भारत में मैन्युफैक्चर कर रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका के वीजा को लेकर। दरअसल अमेरिका की जो भारत में एम्बेसी है उसने इंडियंस के लिए एक तरह से फिर से वार्निंग जारी करते हुए एक स्टेटमेंट रिलीज की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत में स्थित यूएस एम्बेसी ने कहा है कि जब हम स्क्रीनिंग कंप्लीट करने के बाद किसी भी भारतीय व्यक्ति को एक बार वीजा इशू कर देते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि वीजा देने के बाद हमारी स्क्रीनिंग रुक जाती है। हम ये लगातार मॉनिटर करते हैं कि जिन भी लोगों को हमने अमेरिका का वीजा दिया है वो अमेरिका में जाकर अमेरिका के इमिग्रेशन रूल्स और अमेरिका के लॉज को फॉलो कर रहे हो। हम ऐसे सभी लोगों के वीजा को रिवोक करके उनको डिपोर्ट करके भारत वापस भेज देंगे जो अमेरिका के रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यानी कि अमेरिकन एम्बेसी का कहना है कि एक बार यूएस का वीजा मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल सेफ हो गए, हम आपको कभी भी डिपोर्ट करके भारत भेज सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेकर। पाकिस्तान आर्मी चीफ की श्रीलंका की यात्रा तो कंफर्म हो गई थी, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि श्रीलंका की विजिट के बाद पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंडोनेशिया की विजिट के ऊपर जाने वाला है। आसिम मुनीर 24 से 26 जुलाई के बीच इंडोनेशिया में होगा। अब ये वही इंडोनेशिया है जिसने रिसेंटली ब्रिक्स को ज्वाइन किया था और इंडोनेशिया की ब्रिक्स मेंबरशिप बिड में भारत ने काफी एक्टिव रोल प्ले करके इसको ब्रिक्स में ज्वाइन करवाया था। आज इंडोनेशियाई पाकिस्तान आर्मी के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करके पाकिस्तान आर्मी चीफ को होस्ट करने जा रहा है, वो भी ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और रिसेंटली पहलगाम हमला हुआ था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। अमेरिका ने तो ब्लैकमेलिंग, बदमाशी और दादागिरी की सारी हदें पार कर दी हैं। पहले तो अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर डालता है कि भारत रशिया से नहीं बल्कि उन्हीं से वेपन्स परचेज करे, और जब हम वेपन्स परचेज करने के लिए नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं तो अमेरिका कीमतों में ऐसा धोखा देता है कि मानो ही नहीं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज आ रही है कि भारत अमेरिका के साथ P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट की डील के ऊपर नेगोशिएशंस कर रहा था। भारत को 6 की संख्या में P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट परचेज करने हैं जो अमेरिका की बोइंग कंपनी अमेरिका में मैन्युफैक्चर करती है। भारत ने अमेरिका से ऑलरेडी 12 की संख्या में P-8I एयरक्राफ्ट परचेज कर लिए हैं, यानी कि ये सब इंडियन नेवी के साथ पहले से ऑपरेशनल है। अब ये बोइंग का P-8I एक एडवांस्ड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जो मेनली समुद्री सर्विलांस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट का यूज एनिमी की सबमरीन्स और एनिमी के नेवल वॉरशिप्स को ट्रैक करने, उन्हें डिस्ट्रॉय करने और कोस्टल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए किया जाता है। और ये एयरक्राफ्ट काफी लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम, टॉर्पीडोज, डेप्थ चार्जर्स और हार्पून मिसाइल से भी इक्विप्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रेटेजिक मिशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडियन नेवी भी P-8I को अपने मैरीटाइम बॉर्डर्स की रक्षा के लिए काफी एक्टिवली यूज करती है। हुआ ये कि अमेरिका ने भारत की डिमांड के ऊपर P-8A का एक इंडियन स्पेसिफिक वेरिएंट बनाया था जिसको बोइंग ने
PATI पोसाइडन का नाम दिया था। आई यानी कि इंडिया, क्योंकि इसमें इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस किए गए थे। इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस करने के बाद भारत इनकी परफॉर्मेंस से काफी खुश था, इसलिए भारत इनको 6 और यूनिट्स खरीदना चाहता था। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने पोसाइडन PATI के लिए कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 50% तक बढ़ा दिया है। यूक्रेन युद्ध, सप्लाई चेन्स और लिमिटेड रिसोर्सेज का हवाला देते हुए अमेरिका ने PATI एयरक्राफ्ट की कीमत में 50% का इंक्रीज कर दिया है। इसके कारण भारत सरकार का बजट पूरी तरह से हिल गया है। बोइंग PATI की कॉस्ट एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन और कंट्री के कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन एक एयरक्राफ्ट की एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 220 मिलियन US$ होती है, जो कि इंडियन रुपीस में 1800 से लेकर 2000 करोड़ रुपीस के आसपास बनती है। 2000 करोड़ रुपीस, वो भी बिना किसी वेपन और सपोर्ट सिस्टम पैकेज के। अगर फुल पैकेज जैसे कि ट्रेनिंग, वेपन्स, टॉर्पीडोज, मिसाइल्स, मेंटेनेंस सपोर्ट और स्पेयर पार्ट्स, इन सबको इंक्लूड करें तो फिर एक PATI एयरक्राफ्ट की टोटल कॉस्ट 275 से 300 मिलियन US$ पहुंच जाती है, जो कि इंडियन रुपीस में 2300 से लेकर 2500 करोड़ रुपीस तक बन सकती है। और अभी हम ये केवल एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम 2000 करोड़ रुपीस के बेसिस के ऊपर भी कैलकुलेशंस करें तो पहले ये डील जहां पर 12000 करोड़ रुपीस की बननी थी, अब 50% इंक्रीज के बाद ये डील सीधा सीधा 18000 करोड़ रुपीस तक पहुंच जाएगी, यानी कि 6000 करोड़ रुपीस का इंक्रीज। और ये ह्यूज जंप है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका की कीमतें बढ़ाने के बाद भी भारत ने अभी नेगोशिएशंस बंद नहीं किए हैं और अमेरिका के साथ इस डील के ऊपर चर्चा अभी भी जारी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है तेजस फाइटर जेट्स को लेकर। DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने ना ही सरकार की डायरेक्शंस के ऊपर रिफॉर्म्स को कंप्लीट किया है और ना ही ये तेजस फाइटर जेट की टाइम के ऊपर डेवलपमेंट कर पाए और ना ही अब डिलीवरी कर पा रहे हैं। लेकिन अब DRDO की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट आई है जिसके बाद डिफेंस सर्कल्स में एक छोटी सी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल DRDO के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर रविशंकर सर ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दी है जो काफी वायरल हो रही है। DRDO के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर रविशंकर सर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत का जो तेजस मार्क 2 वेरिएंट होगा वो फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटीज को मैच करेगा और राफेल फाइटर जेट्स के बराबर की टक्कर का फाइटर जेट होगा। अब इनकी स्टेटमेंट के बाद राफेल वर्सेस तेजस की डिबेट एक बार फिर से तेज हो गई है। लेकिन पॉइंट ये है कि DRDO तेजस मार्क 2 का पहला फ्लाइट टेस्ट साल 2023 में करने वाला था और अब अगले साल 2026 की डेट्स बताई गई हैं और DRDO का कहना है कि साल 2031 में जाकर इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला तेजस मार्क 2 फाइटर जेट मिलेगा। नो डाउट कि तेजस भारत का सबसे बेस्ट फाइटर जेट होगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वहां पर चाइना ने 5th जनरेशन के अभी तक 2 स्टेल्थ फाइटर जेट के वेरिएंट बना लिए हैं और 6th जनरेशन के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है एंड हम अभी भी राफेल फाइटर जेट की टक्कर कर रहे हैं जो फ्रांस ने 25 साल पहले बना लिया था और फ्रांस की सेना में 21 साल पहले इंडक्ट हो गया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के एक नए रिकॉर्ड के बारे में। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी वर्ल्ड लीडर्स दूसरी कंट्रीज की विजिट के ऊपर जाते हैं तो उनको वहां पर कई बार उस देश की पार्लियामेंट को संबोधित करने के लिए इनवाइट किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को यूके यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका की कांग्रेस ने भी संबोधन देने के लिए इनवाइट किया था। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की आजादी के बाद अभी तक कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं उनके टोटल संबोधन की संख्या है 17। मनमोहन सिंह जी ने 7 देशों की पार्लियामेंट को संबोधित किया था। इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने 4 देशों की पार्लियामेंट को संबोधित किया था। जवाहरलाल नेहरू जी को 3 देशों की पार्लियामेंट को संबोधित करने का मौका मिला था। राजीव गांधी जी को 2 और PV नरसिम्हा राव जी को 1 देश की पार्लियामेंट को संबोधित करने का अवसर मिला था। इन सबको मिला दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर्स का टोटल नंबर बनता है 17। और न्यूज निकल कर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अकेले इस रिकॉर्ड की बराबरी कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के 17 देशों ने अपनी पार्लियामेंट्स में संबोधन देने के लिए इनवाइट कर लिया है। एंड अभी जो रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों के टूर के ऊपर गए थे उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 3 देशों की पार्लियामेंट्स को संबोधित किया था, घाना, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो और नमीबिया। इन तीनों देशों को मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी जी की टैली 17 हो गई है। वैसे आपको क्या लगता है कि PM मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने से इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर भारत की रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन बढ़ी है? क्या इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को मिलना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चाइना और भारत को लेकर। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी के दलाई लामा को जन्मदिन के ऊपर बधाई संदेश देने के ऊपर ही चाइना ने काफी विरोध किया था, लेकिन अब भारत सरकार ने दलाई लामा की मूवमेंट के लिए इंडियन एयरफोर्स को डिप्लॉय कर दिया है। दरअसल दलाई लामा को धर्मशाला से लद्दाख ट्रैवल करना था। लद्दाख में भी काफी सिग्निफिकेंट और बड़ी मात्रा में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, इसलिए 90th बर्थडे के लिए लद्दाख में भी काफी सारे फंक्शंस और इवेंट्स रखे गए थे और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन दलाई लामा का वेट कर रही थी। दलाई लामा जी के साथ और भी कई सारे लोग, स्पिरिचुअल लीडर्स और उनकी टीम जानी थी और न्यूज निकल कर आ रही है कि दलाई लामा को फैसिलिटेट करने के लिए भारत ने इंडियन एयरफोर्स को डिप्लॉय किया था और इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में दलाई लामा और उनकी टीम को लद्दाख पहुंचाया गया।
इसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत अब तिब्बत कार्ड अच्छे से खेल रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ग्रीस को लेकर, जो टर्की का कट्टर दुश्मन है। दरअसल न्यूज आ रही है कि पिछले कल इंडियन नेवी और ग्रीक नेवी ने मुंबई की कोस्ट के पास आपस में मिलकर एक पैसेज एक्सरसाइज की है। वेस्टर्न नेवल कमांड ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि इस एक्सरसाइज में टैक्टिकल मैन्यूवर्स, रेप्लेनिशमेंट एट सी अप्रोचेस, सरफेस फायरिंग, क्रॉस टैक लैंडिंग्स और कई सारी ड्रिल्स की गई, ताकि दोनों देशों की नेवीज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और तालमेल को मजबूत बनाया जा सके और कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जयशंकर सर को लेकर। चाइना में 14 से 15 जुलाई को एससीओ कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग होनी है और न्यूज निकल कर आ रही है कि कल हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर चाइना के लिए रवाना होने वाले हैं। जयशंकर सर पिछले 5 साल से चाइना नहीं गए हैं। बीच में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर कई बार चाइना गए और उन्होंने वहां पर जाकर चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी के साथ भी मुलाकात की थी। जयशंकर से अपनी स्टेटमेंट्स में चाइना की भी काफी आलोचना करते रहते हैं, इसलिए चाइनीज थिंक टैंक्स को जयशंकर से ज्यादा पसंद नहीं है और जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो हमारे एनएसए अजीत डोभाल सर के साथ डीलिंग्स करने में कंफर्टेबल होती है। लेकिन अब ये क्योंकि एससीओ कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की मीटिंग है, इसलिए इसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ही जा रहे हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।